सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या समझाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें पार्टिकल नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जैसे वेव नेचर, हमें वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हम पढ़ रहे थे, रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और जो जनरल लाइफ रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिए थे वो हमें वेव नेचर के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहे थे। वैसे ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर को बहुत ही सुटेबल वे में एक्सप्लेन करता है। जैसे इसमें क्या दिखाएगा कि जो मेटल होता है, मेटल पे जब कोई भी लाइट या कोई भी एनर्जी आके इंसिडेंट होती है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि, मतलब बताया है कि जब कोई भी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो वहां से एक मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है। कब कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? जब इसको सुटेबल एनर्जी मिलेगी, जब इसको जितनी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? द पीईई मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन के निकलने वाले प्रोसेस को समझाता है। कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम अ मटेरियल सरफेस, मटेरियल के सरफेस से निकलता है। टिपिकली मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ sufficiently EMR electromagnetic radiation of a sufficiently high frequency metal like potassium rubidium cesium। अब ये क्या लिखा है भारी भरकम इंग्लिश में, देखो इसमें क्या लिखा है कि फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, जब मेटल को एक्सपोज किया जाता है यानी खुला छोड़ दिया जाता है, या तो उस पर लाइट आएगी, या कोई फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की कोई एनर्जी आके गिरेगी मेटल पे, तभी उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मेटल कौन कौन से ले सकते हैं? मेटल का हमने एग्जांपल लिया है, मेटल लिए हमने फॉर एग्जांपल पोटेशियम के, रुबिडियम, आरबी, सीजियम, सीएस। ये क्यों लिया? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। लाइट आने पे इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देते हैं। सो अब इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाँ ठीक है हमने डायग्राम बना लिया, पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल से, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज जब फॉलो करेगी ना तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना इतना आसान नहीं होता कि मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वाह बहुत अच्छा हो गया। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कहाँ कैसे किस पे अप्लाई होता है मैं वो भी बताऊंगी। तो क्यों ना पहले ये डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या लिया, बैटरी लिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, और यहाँ पे हमने एक मेटल की सरफेस ली, एक मेटल का टुकड़ा लिया, मेटल मटेरियल लिया। यहाँ पे एक एनर्जी आई है, एक लाइट रे आई है और इस मेटल के सरफेस पे आके गिरी है और उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि ये क्या कर सके, ये देखो डॉट डॉट दिख रहे होंगे आपको, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सके और पॉजिटिव की तरफ जा सके, और इसमें करंट का क्या हो सके, फ्लो हो सके, इसमें करंट का क्या हो सके, फ्लो हो सके। क्योंकि नेगेटिव के पास क्या है, नेगेटिव के पास होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के पास होता है प्रोटॉन। तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड। तो यहाँ से एक हमें रे भेजनी पड़ेगी, एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव के पास, अट्रैक्शन फोर्स से पॉजिटिव के पास जाएगा, जिससे इसमें क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, अब हम इस डायग्राम से भी बहुत अच्छे से इसको नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ का ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगी। पहली प्रॉपर्टी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी आ गया ना, फ्रीक्वेंसी को किसे शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को करते हैं न्यू से, थ्रेशोल्ड आती हम कर लेंगे न्यू नॉट। ठीक है, अब इसको देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। Emission only occur if the light frequency exceeds a specific material dependent nu naught। इसका क्या मतलब हुआ, जब किसी भी मटेरियल हम किसको बोल रहे हैं, मटेरियल हम यहाँ पे बोल रहे हैं मेटल को, जब किसी भी मटेरियल की एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, देखो मानो यहाँ पे हमारे पास है ना, ये एक मेटल का टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा मान लो ये हमारा पोटेशियम है, ठीक, ये क्या हमारा पोटेशियम, सिर्फ कैसे नहीं समझ आता तो सिंबल, ऐसे सिंबल याद रखो, बहुत जरूरी है सिंबल को याद रखना। हाँ, तो अब यहाँ पे एक रे आई है और इस पोटेशियम के सरफेस पे आके टकराई है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पता है कब निकलेगा,
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होगा पता है, जानते हो? जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ये इस मेटल के टुकड़े की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। क्या कहना चाह रही हूँ? जब इस मेटल के टुकड़े की फ्रीक्वेंसी कम हो, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, यानी जो हमारी रे आ रही है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। और उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया? उस फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नोट से हम डिनोट कर, ठीक है, डिनोटिंग पॉइंट छोड़ते एक बार। आई बात समझ? तभी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगी, क्योंकि उसके पास एक सुटेबल एनर्जी होगी। अभी यहाँ पे लिखा मैंने एक्सिड्स, एक्सिड्स यानी होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक मटेरियल डिपेंडेंट। आगे और पॉइंट्स पढ़ो, समझ आएगा पूरा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोन एनर्जी। अभी फोटोन क्या है? फोटोन है जो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आ रही है ना, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी। जैसे मान लो कि ये रे है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, लास्ट लास्ट तक ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ये जो इस तरीके से इस फॉर्म में, ये वैसे मैंने वेव दिखाई है, वेव नेचर में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रे आ रही है इस मेटल पे आके गिर रही है, ये कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, इसको हम फोटोन बोल रहे हैं। तो अब देखो, फोटोन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। यानी जो फोटोन, ईच फोटोन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। जितने ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी जो कंपन हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, उतना ही ज्यादा होगा। ये भी हम पॉइंट पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल, कोई भी बॉडी की गहराई को, उसके स्ट्रेंथ को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही, जो इलेक्ट्रॉन मेटल की बॉडी से निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि हम इंटेंसिटी कितनी दे रहे हैं। यानी किसी भी मेटल के टुकड़े की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उस जो एक्टिविटी हो रही है उसमें, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन को वो एमिट कर सकता है या इजेक्ट कर सकता है ऑफ द लाइट, विल देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? काइनेटिक एनर्जी तो आप बचपन से पढ़ते आ ही रहे हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी की स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझाऊंगी, बस आप देखते जाओ। नेक्स्ट है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ मेटल सरफेस, इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि कोई भी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ये मान लो मेटल है और इससे मेरे को इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो इसको मेरे को एक फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसके मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। आई बात समझ? इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। थ्रीशोल्ड एनर्जी क्या होते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी, नॉट एनर्जी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो हम मिनिमम, ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस फोटोन की, इस रे की, लाइट रे की, कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवा दे, ठीक है। अब बात आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इसके बारे में बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे मैं लिख देती हूँ, हाँ मैंने लिख रखा है, नोट से डिनोट करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल एच न्यू, ये था हमारा फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूले से अब हम कैसे समझेंगे E इज इक्वल एच न्यू वाला कौन सा था? सेकेंड नंबर पॉइंट देखोगे तो वो उस फॉर्मूले में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं फोटोन की एनर्जी समझा रहा है। अब आप देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, E इज इक्वल एच न्यू, एच न्यू इज इक्वल एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे? देखो मैंने ये इसीलिए लिखा है क्यों, जो हमारा मेटल, जो हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एच न्यू नोट, यानी एक तो हमारे पास थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक तो हमारे पास थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। यानी जिस मेटल की, जिस रे की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, जिस रे की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगा, ठीक है। एच न्यू इज इक्वल एच न्यू नोट, वापस भी लिख दिया ना। अब एच न्यू को कॉमन ले लो, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इस साइड लेके आए नेगेटिव का हो गया, एच को कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। और न्यू का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तभी मैंने इसको वहां पे किया। E इज इक्वल एच, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा। कहाँ से आया? C इज इक्वल न्यू लैम्बडा से। लैम्बडा का फॉर्मूला निकालेंगे C
न्यू का फॉर्मूला निकालेंगे, सी लैम्डा आएगा। यहाँ तक बात भेजे में घुसी? ठीक है, घुस गई। सी न्यू न्यू लैम्डा। अब न्यू की फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? न्यू की जगह लिख दो सी अपॉन में लैम्डा माइनस सी अपॉन में लैम्डा नॉट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब सी को वापस कॉमन ले लो। वीडियो में दिख रहा है? नहीं, थोड़ा मेरे को एंगल चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। या डन है? ओके, सी कॉमन ले लिया, क्यों? यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो क्या बन जाएगा? 1 न्यू माइनस न्यू नॉट, अरे क्या कर दिया, 1 अपॉन में न्यू नॉट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डन है। चलो फिर से बोलती हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें तो कुछ भी वैसा नहीं है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर में यही चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है कि जिसके जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके हमारे पास आता है एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके हमारे पास आता है एच। अब ये एच न्यू हमारा इक्वल होगा एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी के, यानी जिसकी जितनी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, आगे। अब एच न्यू इज इक्वल एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नोट क्या है? लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी पता है, एच न्यू ये वाला है। अब मैं यहाँ पे इसको इस साइड लेके आऊंगी, इस साइड लेके आऊंगी, नेगेटिव का हो गया, एच कॉमन लिया, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब न्यू वाले फॉर्मूले में आप सी अपॉन लैम्डा लिख दो, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन में लैम्डा नोट। अब सी को कॉमन ले लो तो एच सी अपॉन में 1 अपॉन में न्यू माइनस न्यू लैम्डा नॉट इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब आपको इतने फॉर्मूला में से कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, या तो ये फॉर्मूला आ सकता है या फिर ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको मैंने एक प्रॉपर फॉर्म में डेरिवेशन नहीं करवा पाई मैं, बट मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। आई जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट बचा है कि मैम हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हमने समझ लिया कि ठीक है मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है, कैसे प्रोसेस है, डायग्राम समझ लिया, प्रॉपर्टीज समझ ली, डेरिवेशन समझ लिया, न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बट हमें देखने को कहाँ मिलता है? हम भाई, हमने तो आज तक कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि हाँ वो देखो लाइट आ रही है और वहां से उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हमने तो ऐसा नहीं देखा। हाँ देखा तो मैंने भी नहीं है, बट हम देखते ही नहीं है, वो हमारी गलती है। बाकी होता जरूर है। अब कहाँ होता है वो देखो, देखो सोलर प्लेट्स लगी होते हैं आजकल घरों में। जो सोलर प्लेट्स होती है ना, उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है ना, वो होती है सिलिकन, सिलिकन से मिलके बनी होती है। अब ध्यान से सुनते चलना मेरी बात। अब मैं ये डायग्राम मिटा रही हूँ, इस पोर्शन में मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सोलर प्लेट्स, पहला है सोलर प्लेट्स में सोलर प्लेन। अब जो उसके ऊपर हमें स्काई ब्लू कलर का कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो होता है हमारा सिलिकन। एसआई सिलिकन मेटल से बना होता है। अब क्या होता है कि उस पे सूर्य दादा की किरणें आके गिरती है, ठीक है, सन रेज आती है। अब सन रेज आएगी तो ये किसके फॉर्म में आएगी? ये पैकेट्स के फॉर्म में आएगी ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन पैकेट्स को हम बोलते हैं, मैं सारा कुछ बताते जा रही हूँ, फोटोन। यहाँ तक बात क्लियर? हाँ, इन पैकेट्स को हम फोटोन ही बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसको। अब सिलिकन है, सिलिकन से क्या होगा? सिलिकन के अंदर प्रोटॉन भी है। अब ये फ्रीक्वेंसी, ये फोटोन जब इससे जाके टकराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और यहाँ से डायरेक्ट करंट सप्लाई होगा। अब ये मैंने डीसी क्या लेंगे, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एक होता है अल्टरनेटिव करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में आप इन 12th में भी, 11th भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा समझो कि डायरेक्ट करंट मिल रहा है, एक तरीके का डायरेक्ट करंट हो गया ना, ठीक है। सोलर प्लेन्स लगी है, यहाँ से जो सन रेज आ रही है, सन रेज सिलिकन के सरफेस है, यहाँ से यहाँ के इनके प्रोटोन से ये फोटोन आके इजेक्ट, मतलब नॉट इजेक्ट, कॉलिजन कर रहे हैं। यहाँ से कॉलिजन से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया ये, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, जो कैमराज वगैरह होते हैं ना, कैमरा, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक गेट, जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो, हाँ जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो दरवाजे होते हैं ना वो अपने आप ही खुल जाते हैं। कभी सोचा है कि दरवाजे अपने आप क्यों खुलते हैं? हमें ऐसा लगता है कि इस पे है ना कुछ वो रिमोट का कुछ होगा, या कुछ को लगता है मशीनें हैं, या सेंस होता है, ह्यूमन सेंस होता है, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं कि हाँ कुछ सेंस हो रहा है तो खुल जाओ। हाँ सेंस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है कि सेंस होता है तो खुल जाते हैं। क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिक ये जो गेट्स वगैरह होते हैं जो मॉल वगैरह में होते हैं कि अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब कोई रोशनी पड़ती है ना, जब कोई भी रोशनी पड़ती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो बंद हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा, और वो दरवाजा क्या हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। मान लो ये क्या है, डोर है, ये क्या दरवाजा है। अब ये मान लो इधर कोई नहीं है, अब हम गए इस दरवाजे के पास ताकि ये खुल जाए, अब ये अपने आप खुल जाएगा, हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खुलेगा। लेकिन हम गए हैं तो हमारी इस पे रोशनी तो पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इससे बंद हो जाएगा, सेंस कर लेगा, ये सेंस कर लेगा कि हाँ कोई आया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही बंद हो जाएगा, और ये जो दरवाजा वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर हम इसके अंदर जाएंगे, कोई रोशनी नहीं है, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, वापस इसमें ये प्रोसेस हो जाएगी। और में से बहुत सारे प्रोसेस होती है, बट अभी आपके लिए इतना इनफ है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। मैन पॉइंट ये, और उसके बाद मेरे को ये अच्छा लगा, थोड़ा समझाने लायक था तो मैंने ये बता दिया। एंड कैमरा वगैरह में भी ये सब होता है। और जो कैथोड रेज ट्यूब होती है ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले टाइम, जो टीवी थे वो डब्बे वाले टीवी होते थे पहले, ठीक है, डब्बे वाले टीवी, उनमें कैथोड रेज आती थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, उनमें भी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है। सो यही है हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इस नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। और अब हमने एक चीज देख ली कि ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। और इस वेव नेचर पार्टिकल नेचर ड्यूअल बिहेवियर को डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ करके भी दिखाएंगे। सो तब तक थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा।